हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेक्टेकुलर वन। मैं शिवांशु तिवारी। आज हम बात करेंगे बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि बैंकिंग का एग्जाम क्या होता है और उसका प्रिपरेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज आपको जरूर कहना चाहेंगे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल तो जरूर हो सकता है पर नामुमकिन नहीं। दोस्त, अगर आपने अपने मन में ये दृढ़ विश्वास कर लिया कि मुझे कर ही लेना है, तो याद रखिए वो काम 100% आपका पूरा होगा और आप जरूर सफल होंगे। सो गाइस, इस कड़ी में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, सो गाइस, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो प्लीज यह पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में हम पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, एज, क्वालिफिकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो हर स्टूडेंट यह पूछते हैं कि सर बैंकिंग जॉब में एक बैंकर्स की सैलरी क्या होती है, तो गाइस उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, यहां पर जो भी डिस्कशन हो रहा है उसमें आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई का पीओ क्लर्क के बारे में बताएंगे और एफसीआई का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें क्या सिलेबस आते हैं, इन सब में जो एक कॉमन पैटर्न है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यह वीडियो। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर का मतलब यह है कि जो भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन सा स्टेप है, कितने स्टेप में पूरा का पूरा बैंक में हमें सिलेक्शन मिलेगा। ओके, सो गाइस, इस प्रक्रिया में सबसे पहला प्रीलिम्स। ओके, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें पहला स्टेप होता है प्रीलिम्स, सेकंड स्टेप होता है मेंस, थर्ड स्टेप होता है इंटरव्यू और फोर्थ स्टेप होता है प्रोविजनल अलॉटमेंट। सो गाइस, यहां पर अगर हम बात करें प्रीलिम्स की तो इसके बारे में भी अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स का प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कितने मार्क्स के होते हैं वह सब्जेक्ट्स और कितने मिनट का वह एग्जाम होगा। ओके, नेक्स्ट है मेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इंटरव्यू भी क्या होता है, इंटरव्यू लास्ट में आएगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट। यानी कि इन तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर अल्टीमेटली जो प्रोसेस आता है, इन तीनों में अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं तो फिर जो लास्ट आता है वह होता है प्रोविजनल अलॉटमेंट। ओके, सो गाइज, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि हमें ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम ग्रेजुएट हैं यानी कि बैचलर्स डिग्री हमने ली हुई है तो हम इस एग्जाम्स के लिए क्वालिफाइड हैं। और वह भी बैचलर्स डिग्री पूछा जाता है कि किस स्ट्रीम में होना चाहिए बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। बहुत ही यहां पर बहुत ही गलतफहमियां हैं कि जो बैचलर्स डिग्री है वह कॉमर्स साइड हो या फिर कहते हैं बैंकिंग से रिलेटेड कोई, अगर हमारे पास बैचलर्स डिग्री की क्वालिफिकेशन होगा तो ही हम बैंकिंग एग्जाम दे सकते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें बैंकिंग से ही रिलेटेड कोई बैचलर डिग्री लेनी जरूरी है। यहां पर क्या है कि हम बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम में ले सकते हैं, यानी कि चाहे बीए हो, बीएससी हो, मींस कॉमर्स साइड हो, आर्ट साइड हो या साइंस साइड, कोई भी साइड से आप बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए क्वालिफाइड माने जाते हैं। ओके, और एक चीज और ये भी मैं बता देता हूं कि जो बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम है इसके लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स तो गेन ही किए होने चाहिए। यानी कि जो भी बैचलर्स डिग्री की आपने ली हुई है उसमें कम से कम आप 50% मार्क्स लेकर के आए हों तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं। और नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वह क्या है कि हम जिस भी स्टेट में अपना सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं
उस स्टेट का वर्किंग नॉलेज और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज हमें बहुत जरूरी है। ओके, यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश में हम सिलेक्शन ले रहे हैं तो यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वह हिंदी है, तो हमें हिंदी आना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जिस भी स्टेट में हम जाएंगे वहां का जो लोकल लैंग्वेज होता है उसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या है, आजकल तो कंप्यूटर तो आम बात है, इसका नॉलेज तो लोगों को होगा ही, तो आई होप कि आपको भी इसका नॉलेज जरूर होगा। सो गाइज, ये 3 पहलू है क्वालिफिकेशंस के। अगर ये तीनों के तीनों क्वालिफिकेशन आपके अंदर है तो आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो कि जिसे हम बोलते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मान लीजिए कि आप सब कुछ क्वालिफाइड है लेकिन एज क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। मतलब उसका एज क्राइटेरिया आप जान लीजिए क्या है। एज क्राइटेरिया अगर हम बात करते हैं पीओ की, तो पीओ का जो एज क्राइटेरिया है वह 20 से 30 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो हम पीओ का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो इसके लिए जो एज क्वालिफिकेशन होगा वह होगा 20 to 30 ईयर्स, यानी कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। और अगर हम बात करते हैं क्लर्क की, ठीक है, क्लर्क की, तो क्लर्क में भी मिनिमम क्या होने चाहिए? क्लर्क में मिनिमम 18 to 28 ईयर्स ओल्ड का होना बहुत जरूरी है, यानी कि मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड, मैक्सिमम 28 ईयर्स ओल्ड। ओके, और एक गाइज एक चीज और हम बता देना चाहेंगे इस पीओ और क्लर्क के बारे में। आईबीपीएस की अगर हम बात करते हैं या आरआरबी की बात करते हैं या एसबीआई की बात करते हैं तो इनमें थोड़ा सा एज क्राइटेरिया का डिफरेंस मिल जाता है हमको। यानी कि अगर आईबीपीएस की बात करते हैं, आईबीपीएस के लिए हम एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो आईबीपीएस पीओ की बात करेंगे तो उसमें हमारा 20 to 30 ईयर्स ही होगा। और अगर हम क्लर्क की बात करेंगे तो क्लर्क हमारा 18 ईयर्स ना होकर के वहां पर 20 ईयर्स हो जाएगा। मिनिमम 20 ईयर होगा और मैक्सिमम मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 28 ईयर्स ही होगा। ओके, और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं और ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करते हैं तो वहां पर दोनों के दोनों केस में, यानी कि आरआरबी, अगर आरआरबी का एग्जाम हम दे रहे हैं तो आरआरबी में चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो या फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट हो, इन दो के दोनों एग्जाम्स में जो पीओ और क्लर्क का मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है वह होता है क्या? 18 to 28। क्या होता है? 18 to, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 28। ओके, यानी कि ये दो क्राइटेरिया है, यानी कि आरआरबी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होना है, यानी कि इसमें जो एज होता है वो मिनिमम 18 हो जाएगा और मैक्सिमम 28 हो जाएगा। और एसबीआई की बात करते हैं, एसबीआई क्लर्क की अगर हम बात करेंगे, किसकी? एसबीआई क्लर्क की बात सबसे पहले हम कर लेते हैं। एसबीआई क्लर्क की बात अगर हम करते हैं तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया होगा वो यही आरआरबी का होगा, यानी कि 18 से 28 साल, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28। ओके, लेकिन पीओ की अगर हम बात करते हैं, किसकी? पीओ की, तो पीओ में क्या होता है? पीओ में मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30। ओके, ये होता है, यानी कि यह एज क्राइटेरिया होता है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं होगा। हालांकि जब भी हर साल नोटिफिकेशन आता है तो थोड़ी सी चेंजिंग वहां पर देखने को मिलती है। ओके गाइस, सो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि हमें कितना एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके लिए, यानी कि पीओ की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 20 to 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, और अगर क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 18 to 28 ईयर्स ओल्ड होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर इतना एज क्वालिफिकेशन को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप बैंकिंग एग्जाम्स देने के लिए क्वालिफाइड है। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वह है एग्जाम पैटर्न, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या है। हमने फर्स्ट टॉपिक बात की हुई थी एग्जाम प्रोसीजर की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर किन किन प्रोसेस में होता है, तो उसी कड़ी में हम यहां पर जो बात करने जा रहे हैं वह क्या है? एग्जाम पैटर्न। ओके, एग्जाम पैटर्न क्या है? अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फर्स्ट पहले आता है, ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम पहले हमें देना पड़ता है।
प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है हमें बैंक में सिलेक्शन लेने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले जाते हैं, यानी कि जो भी कट ऑफ दिया गया है उस कट ऑफ को हम क्वालिफाई कर ले जाते हैं, यानी कि प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है वो लगभग अब जो न्यू कट ऑफ जाने लगा है वह ये मान करके चलिए 71 प्लस, ठीक है। यानी कि क्या 71 प्लस ये हमारा कट ऑफ जाता है। यानी कि मैं अगर बताऊं इसकी बात तो मेरे हिसाब से तो भाई आप अगर एग्जाम दे रहे हैं यानी कि डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो अगर आप 80 तक का क्वालिफाई कर जा रहे हैं यानी कि उसमें अगर आप 80 लेकर के आ रहे हैं यानी कि 70 to 80 के बीच में है, मींस 70 से लेकर के 80 के बीच में अगर आप मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो याद रखिए आप इस रेस में हैं, ठीक है। यानी कि आप इस एग्जाम्स को मान करके चलिए 100%, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप 70 to 80 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। मान लीजिए अगर आप 70 ही लेकर के आ रहे हैं तो बस थोड़ा सा और मेहनत डालनी है उसमें जो कि आपको क्वालिफाई करा ले जाएगा। यानी कि आप बस केवल क्या करेंगे, प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर ले जाएंगे फिर मेंस आएगा, ठीक है। मेंस आएगा, उसको वह जो मेंस होता है वह आपका यह डिटरमाइन करेगा कि आप इस बैंक में सेलेक्ट होंगे या नहीं। यानी कि प्रीलिम्स तो केवल और केवल एक स्टेप होता है कि आप क्वालिफाई कर ले जाएं, इसके मार्क्स कहीं जुड़ते नहीं हैं, ओके। खाली आपको क्वालिफाई करना नहीं, कट ऑफ को क्लियर करना है। तो चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। जो कट ऑफ की बात यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। और टाइम ड्यूरेशन क्या है यह बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर यह एक पिक्चर है वह यह है कि सब्जेक्ट्स के बारे में हम यहां पर दिए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है और मार्क्स भी है और ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, सब कुछ यहां पर हमने दिया हुआ है। यानी कि जो सबसे पहला सब्जेक्ट की बात करते हैं वह है क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक। यानी कि मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, ओके। और 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, ठीक है। रीजनिंग नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग, और थर्ड सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके होंगे। यानी कि क्वांटिटेटिव में 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग में भी आपके कितने 35 क्वेश्चन ही आएंगे और 35 मार्क्स के ही होंगे। और रीजनिंग में इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। यानी कि ओवरऑल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका बन करके आएगा। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बन करके आएगा, ओके। और दूसरी चीज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि हर स्लॉट के लिए यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, इन तीनों के लिए अलग अलग टाइम डिसाइड किया गया है। यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट्स और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी 20 मिनट्स। यानी कि 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग एप्टीट्यूड के भी 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। यानी कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपने देखा, ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। यह केवल क्वालिफाइड मार्क्स इसमें लेकर के आने हैं, कट ऑफ आपको क्लियर करना है। कट ऑफ मैंने बताया यानी कि मिनिमम आपका बहुत मिनिमम हो सकता है तो कितना हो सकता है, 71 हो सकता है, ठीक है, या 70 हो सकता है, 71 हो सकता है। मैक्सिमम याद रखिएगा 70 से कम तो कभी होगा ही नहीं, यानी कि 70 प्लस ही जाएगा। यानी कि जो प्रीवियस ईयर की बात करते हैं उसमें 71 प्लस था, ओके। यानी कि 80 भी हो सकता है, यह मान करके चलिए। यानी कि आपको जो मॉक टेस्ट लगाने हैं उसमें मिनिमम 80 मार्क्स लेकर के आने बहुत जरूरी हैं, ओके। सो गाइज चलिए अब मेंस की बात करते हैं। मेंस एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। मेंस एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या आता है, ठीक। तो मेंस के एग्जाम पैटर्न में जो आता है वह क्या आता है, यहां पर देख लीजिए। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, डेटा एनालिसिस। क्या है,
डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि यहां पर 5 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, मेंस के लिए। हालांकि अगर मैं बात करूं आरआरबी की, तो आरआरबी में जो इंग्लिश लैंग्वेज की जगह पर वहां पर हिंदी लैंग्वेज होता है और जनरल अवेयरनेस होता है। ठीक, यानी कि आरआरबी की अगर, हालांकि आरआरबी का अभी वैकेंसी आई हुई है, तो आरआरबी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर केवल और केवल ये 4 सब्जेक्ट्स ही होंगे, यानी कि ये 4 सब्जेक्ट होंगे, ये फिफ्थ वाला डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के जगह पर ऑप्शनल भी होगा, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, हिंदी। ठीक, यानी कि हिंदी भी आप ले सकते हैं। क्लियर, यानी कि इसकी जगह पर हिंदी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत लोगों को क्या होता है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो वह उनके लिए आरआरबी एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि हिंदी का प्रिपरेशन वो आसानी से कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, उनका क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो यहां पर देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, ये फर्स्ट हुआ। इसमें क्या होता है कि 35 मार्क्स का होता है। ये कितने मार्क्स का, 35 मार्क्स का ये आएगा। और कितने नंबर का होगा, 60। 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। क्लियर, रीजनिंग एबिलिटी की बात कर लेते हैं। सेकंड जो सब्जेक्ट होगा वह होगा रीजनिंग एबिलिटी। यह 45 क्वेश्चन होंगे। इसमें कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स का ये होगा और 60 मिनट का होगा। क्लियर, यहां पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, यानी कि थर्ड जो है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें क्या, ये 35 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। कितने मार्क्स के, 40 मार्क्स के, और टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 40 मिनट का होगा। क्लियर, अब आता है जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जीए। गाइज यहां पर एक चीज याद रखिएगा, आप डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन भी जानते हैं। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि पाई चार्ट आ गया, या फिर आपको पजल्स टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, यानी कि मैथ में पजल आता है जो कि आपके परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, इन सब चीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, यहां से टॉपिक उठा लेते हैं और एक पजल टाइप का क्वेश्चन बना देते हैं और दे देते हैं। पाई चार्ट भी आता है, टेबुलर चार्ट भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन में है। हम आगे जब इसके बारे में, यानी कि जब सिलेबस की बात करेंगे, तो वहां पर हम प्री और मेंस के तीनों सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल एनालिसिस देंगे कि डेटा एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हो सकता है, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग में हम प्रिपरेशन कहां से कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वह है इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक, यानी कि यहां पर लेटर्स आपको आ जाएंगे लिखने के लिए और ऐसे राइटिंग भी आ जाता है। ठीक है, जो कि प्रिपरेशन आप द हिंदू, अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक अखबार होता है द हिंदू, आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं। ठीक है, यानी कि आप कोई भी इंग्लिश का अखबार ले लीजिए, अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो वहां से आप इंग्लिश प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली लोग स्टडी करते हैं वो करते हैं क्या, द हिंदू। ठीक है, द हिंदू एडिटोरियल अगर आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो वहां पर पूरा लिखा रहता है। नीचे आप जाएंगे तो लेटर भी लिखा रहता है। उस लेटर को अगर आप पढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्लियर, इसमें क्या होता है कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के और 30 मिनट का होगा। क्लियर, यानी कि ये हो गया पूरा का पूरा मेंस एग्जाम की एनालिसिस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या टॉपिक आने वाला। इसके बाद एग्जाम पैटर्न में बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन, यानी कि गाइज जो एसबीआई का एग्जाम होता है, यानी कि यह ग्रुप डिस्कशन आता है एसबीआई के एग्जाम्स में। ठीक है, यानी कि अगर हम एसबीआई के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन से होते हुए गुजरना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे। किस में जाएंगे, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यह हो गया क्या, इंटरव्यू। ठीक, यानी कि ग्रुप डिस्कशन के बाद इंटरव्यू। तो अब बात आती है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू कितने कितने मार्क्स का हो सकता है। तो इसके बारे में गाइज क्या बताएं, 20 मार्क्स के ये हो सकते हैं और इंटरव्यू आपके 30 मार्क्स के हो सकते हैं। क्लियर,
तो ये तो मैंने बताया एसबीआई के बारे में। और मैक्सिमम एग्जाम्स में क्या होता है कि जैसे आरआरबी की बात करते हैं, आरआरबी में अगर आप जाएंगे तो वहां पर इंटरव्यू सिलेक्शन होगा, यानी कि इंटरव्यू प्रोसेस, आप इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरेंगे। बाकी अब आईबीपीएस की बात करते हैं तो आईबीपीएस में क्या है कि इंटरव्यू नहीं है, आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आप का सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आप कहां पर पहुंच जाएंगे, आपका जो लास्ट स्टेप आ जाता है वो आता है क्या, प्रोविजनल अलॉटमेंट। ठीक है, यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा और उसके बाद आपको पोस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो। क्लियर। अब चलिए बात कर लेते हैं हम सैलरी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, ये हर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स यह जानना चाहता है कि सैलरी क्या होगी बैंकिंग एग्जाम्स की। ठीक है, यानी कि एक बैंकर्स की सैलरी क्या होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जानने के लिए हम यहां पर जो बेसिक पे दिया गया है इसके बारे में डिटेल एनालिसिस थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी ना लेते हुए हम थोड़ी सी बात करते हैं कि सैलरी क्या हो सकती है। ठीक है, तो इस सैलरी के लिए हम बात करते हैं कि जो ग्रेड पे होता है, मैं एक चीज बता देता हूं कि यानी कि मिनिमम अगर ग्रेड पे की बात करते हैं तो वो 23,000 से लेकर के आपका 42,000 तक की सैलरी ग्रेड पे ये है। क्या है ये, एक ग्रेड पे है या फिर बेसिक पे जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक पे या ग्रेड पे जो भी बोल लो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डीटीए, डीए, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, मेडिकल या फिर क्या कहते हैं अदर अलाउंसेस जो हैं वो सभी मिला जुला करके आपकी सैलरी और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मैं बात करता हूं कि जो मैक्सिमम यानी कि मिनिमम जो बेसिक सैलरी आएगी आपकी वो 8.2 लाख से लेकर के 13.08 लाख पर एनम यानी कि पर ईयर आपकी इतनी सैलरी हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी चीज यह मैं बात कर लेता हूं कि जो ये 23 है, यानी कि अगर प्रेजेंट की बात करते हैं जो 27,620, यह क्या है कि प्रेजेंट सैलरी है। ठीक, यानी कि बैंकिंग एग्जाम्स में हमने 23 तो बता दिया, यानी कि ये लगभग क्लरिकल का होगा और ये जो है ये पीओ लेवल का सैलरी की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग बेसिक पे 27,620 से होता, और इसमें क्या होता है कि इसमें 4 एडवांस इंक्रीमेंट इन्होंने बताया हुआ, यानी कि अगर आप नए हैं यानी कि फ्रेशर्स हैं, जब स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 27,620 होगा और इससे क्या होगा 4 एडवांस इंक्रीमेंट आपका होगा। ठीक है, जब यानी कि अगर इसमें होता तो यानी कि आप 42,000 प्लस तक का जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं इनका अलग अलग, ये अगर देख सकते हैं आप तो इस स्केल में यानी कि 20, इस केस में हम अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर आप देखें आपके स्क्रीन पर 23,700, यानी कि ये जो है यानी कि ये 4 एडवांस इंक्रीमेंट इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 एडवांस इंक्रीमेंट है। ठीक, यानी कि इस यानी कि 23,700 से लेकर के आपका कहां तक का जाएगा 42,020 तक ये होता है, यानी कि ये एक जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फर्स्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टीए, डीए, एचआरए, सीसीए, मेडिकल अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस और भी ढेर सारे हैं, यानी कि इन ये सबको क्या किया जाता है, ये सब मिला करके आपकी सैलरी को बढ़ा देते हैं। और दूसरी चीज गाइज अगर हम बात करें कि जो बैंकिंग एग्जाम्स है यह बहुत ही अच्छी एग्जाम्स है, यानी कि अगर हम कहें कि आपको अपनी लाइफ बनानी है तो आप बैंकिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन जरूर करिए और इतना अच्छा करिए कि इसमें सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए एक। ठीक है, और अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स में जाते हैं तो इसके बाद इंटरव्यू वगैरह में काफी अच्छा आपको बहुत ढेर सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। फैसिलिटी क्या होगा, अगर आपको लोन भी लेना होगा तो लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसमें भी कंसेशन आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि जनरली कोई लोन लेता है तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा देना पड़ता है। आपको क्या होगा कि या तो हो सकता है मे बी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देना पड़े या फिर 1% 2% ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े। क्लियर। सो गाइज चलिए, अब ये तो हो गया क्या सैलरी के बारे में। गाइज अब हम अगर बात करेंगे लास्ट तो वह बात होगी किस चीज की, सिलेबस की। गाइज इस वीडियो में अभी प्रेजेंट टाइम में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे तो उसमें हम हर सब्जेक्ट्स का डिटेल क्या क्या टॉपिक्स हैं
जितने भी सिलेबस हैं पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और हम आपको पूरा क्लियरली बताएंगे। ठीक है, सो गाइस चलिए शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और इसके बारे में फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। गाइस चलते हैं, ओके बाय बाय।